नमस्कार। मैं डॉक्टर अमिताभ बनर्जी। मैं एक प्रोफेसर रहा कॉलेज में काफ़ी सालों। अभी भी मैं विजिटिंग प्रोफेसर हूँ। और जैसे मैंने थोड़े दिन 3 दिन पहले बात किया था कि हमारे जो आजकल जो छात्र छात्राएं हैं उनको ज्ञान बहुत है, और पर अपने सोचने की समझ शक्ति, जिसको क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं, वो काफ़ी कम है। कम यह नहीं कि उनकी कोई गलती है। एक इंफॉर्मेशन ओवरलोड होता है। इंफॉर्मेशन ओवरलोड कैसा होता है कि मान लो आपके पास से छोटा सा सूटकेस है, या और बहुत सारे सामान पटक दिया जाए, और आप उसको ठूसोगे तो सूटकेस में जैसे तैसे आपने डाल दिया, और फिर अचानक आपको कोई चीज जरूरत पड़े तो आपको बहुत मुश्किल होगा उसको, कुछ आपको पता नहीं चलेगा कौन सा चीज, बहुत समय लग जाएगा कोई। पर उसको अगर ठीक ढांचे में रखा जाए, अलग अलग चीज के अलग अलग, एक कोई इससे रखा जाए कि एक प्रकार का चीज एक जगह, दूसरे प्रकार का चीज दूसरे, कपड़े एक तरफ हो, आपके सेविंग किट या दूसरे सामान एक तरफ हो, आपके कुछ किताबें हो अलग हो, सूटकेस है। तो उसके बाद आप अलमीरा के बारे में भी सोच सकते हैं, अलग अलग खाने होते हैं। तो ऐसे हम और अगर अपने जो भी हम इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स प्रैक्टिस कर सकते हैं कि इंफॉर्मेशन को अपने दिमाग में भी एक ऐसे काल्पनिक खाने बना ले, और उसमें अलग अलग टाइप के इंफॉर्मेशन लगे सब। जैसे सूटकेस के अंदर या अलमीरा के अंदर सब सामान एक से नहीं होते हैं, ऐसे हमारे इंफॉर्मेशन भी सब एक से नहीं होते। और हम हड़बड़ाहट में हमको पता नहीं चलता कौन सा इंफॉर्मेशन किस समय में हमको उपयोग करना चाहिए, कौन सा इंफॉर्मेशन हमारा काम का है, कौन सा इंफॉर्मेशन हमारा खाली शो के लिए है। जैसे आपका कुछ पाउडर हुआ, कुछ मेकअप का सामान हुआ, वो इतना जरूरी है, या आपके पहनने की चीजें ज्यादा जरूरी है, आपको मालूम है, उस हिसाब से आप उसको रखेंगे। और उसको, तो ऐसे हम जब अपने दिमाग के अंदर भी काफी चीजें भर जाते हैं। आजकल के बच्चे वो सूटकेस में जैसे ठूस ठूस के हम कपड़े भरते हैं या सामान भरते हैं, वैसे उनको इंफॉर्मेशन दिया जाता है। स्कूल में, हमारे टाइम तो खाली स्कूल में ही होते थे, हमको फिर टाइम मिलता था। टाइम जब हम मिलता था तो अंदर जो दिमाग में होता था थोड़ा बहुत सेटल हो जाता था अपना। अभी क्या है कि टाइम ही नहीं है, ठूसे जा रहे हैं, और बच्चे स्ट्रेस में भी आ जाते हैं, एग्जाम स्ट्रेस में आते हैं, इन्फॉर्मेशन हैंडल नहीं कर पाते, इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हो जाते हैं। और इसीलिए एक कोई थिंकिंग भी जरूरी है इंफॉर्मेशन के साथ। और अगर थिंकिंग के फायदे क्या है, क्रिटिकल थिंकिंग के, एक तो आपका एक थिंकिंग, आपका क्लैरिटी रहेगा, सोच में सफाई रहेगा आपका। सामान जैसे आप अलमीरा से निकाल सकते हैं, उसका क्रीज नहीं खराब होता है, सफाई रहेगा। दूसरा होता है कि आप अपना निर्णय सही ले सकते हैं। किसी, इसमें एक कोई सारे तरह के इंफॉर्मेशन से आप एक तरफ नहीं चले जाते हैं, संतुलन चला जाता है आपका निर्णय लेने का। इसके बारे में 3 दिन पहले मैंने 6 टोपिया की बात की थी, 6 थिंकिंग हैट्स, एडवर्ड डी बोनो, कि अलग अलग टाइप के इंफॉर्मेशन होते हैं। एक होते हैं डेटा, वाइट हैट, उसमें कमियां क्या है, वो ब्लैक हैट। ऐसे आप इंफॉर्मेशन, ये एक तरीका है आपके सूटकेस में या आपके अलमीरा में जमाने का। ये भाई, ये ब्लैक हैट है। फिर ये रेड हैट है, ये भावनाओं है हमारे, ये रखे हैं हमने अपने जैसे सूटकेस में, कुछ भावनाएं रख दी है, कुछ सूखे पत्ते या अपने दिल की बातें लिख के रख दी है, वो आपका भावना एक तरफ है। उसके बाद आपका
कुछ नया हम सोचे हैं, ग्रीन हैट वो ये। तो ये सब है। फिर पूरा सूटकेस का अच्छे से ऊपर से कवर डाल के, ब्लू हैट, ये सब बराबर संतुलन में रहे, सामान ऐसे ऐसे ना हो। ये मैं एक सूटकेस आ गया मैं 6 हैट से। देखिए आप किस तरीके से, आप उदाहरण देके आप इसको, ये आपका थिंकिंग धीरे धीरे क्लियर होगा। ऐसे आप खुद भी सोच सकते हैं। हमने तो, डी बोनो ने 6 हैट थिंकिंग दिया था, अभी सूटकेस की बात अचानक आ गई बात करते करते। क्योंकि मेरे घर में कुछ मेहमान आ रहे थे, देख रहा था मैं वो सूटकेस भर रहे थे, तो मेरे को लगा कि ये भी ऐसे तैसे ही भर रहे हैं, आखिरी में सामान जाता नहीं है पूरा। तो ये एक तरीका है। एक तो ये होगा कि आपका थिंकिंग में क्लैरिटी आएगा। दूसरा क्या होगा कि आपको याद रहेगा। हम इतना बच्चे पढ़ते हैं, इतना हमको इन्फॉर्मेशन, आजकल इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हो रहा है, आपको भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक इंफॉर्मेशन का दूसरे इंफॉर्मेशन के साथ कोई कनेक्टिविटी नहीं रहता है, भूल जाते हैं आप। पर अगर आप ऐसे करके, आप जब भी आपको कोई ज्ञान जाता है, आप देखो इस खाने में डालना है इसको, इसको इस खाने डालना, इसमें इस खाने में डालना, और फिर कैसे खाना कनेक्ट होते हैं, जिसको कि हम ब्लू हैट से सब कुछ को कनेक्ट करते हैं। तो एक बार ही भी कनेक्ट कर लेंगे ना, तो आप आइसोलेटेड चीज कुछ नहीं रहेगा, सब में एक ऐसे बच जाएगा, जो ऊपर से सूटकेस बंद करने का। तो वो इंफॉर्मेशन आपका याद रहेगा आप। और अगर नहीं बैठ रहे हैं तो मतलब वो इंफॉर्मेशन कोई काम का नहीं, उसको निकाल दे, अननेसेसरी चीजें रखना भी बेकार है। तो ये तो एक तरीका है। दूसरा एक और तरीका, वो भी जो मैंने 6 एट थिंकिंग जिन्होंने लिखा था, उनका एक बहुत पहले मैंने किताब पढ़ा था, एडवर्ड डी बोनो का। किताब का नाम भी हमको ठीक से याद नहीं आ रहा, पर वो क्रिटिकल थिंकिंग मेथड 6 एट जैसे ही था। पर उन्होंने क्या किया था, ह्यूमन बॉडी को इस्तेमाल किया था, पर्टिकुलरली डॉक्टर्स के लिए, मेडिकल में जो जाते हैं, शायद उनके तरफ ये ज़्यादा रेलिवेंट रहेगा उनको। उनको जैसे हम डॉक्टर्स का ही सबसे ज़्यादा क्रिटिकल थिंकिंग कम रहता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन ओवरलोड डॉक्टर्स को ही होता है। और काफ़ी और इंफॉर्मेशन ओवरलोड के अलावा आजकल मेडिकल टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो रहा है, तो उससे और इंफॉर्मेशन ओवरलोड के अलावा अलग अलग खाने में चले जा रहे हैं, एक अलमीरा में नहीं आ रहे हैं, एक बक्से में नहीं आ रहे हैं, जो कि मरीज तो हमारे सामने एक ही है ना। अभी आपका मेडिकल आजकल इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी ऐसे हो गया कि कोई सुपरमार्केट जैसा हो गया, कि इतने चीजें हैं, पर कस्टमर तो एक ही है, उसको कुछ चाहिए, उसके लिए हमको सामान उसके हिसाब से लगाना है, उसको एक सूटकेस देना है हमको, अपने सफर के लिए, जिंदगी का जो सफर कर रहा है। तो अभी प्रॉब्लम है कि डॉक्टर लोग, अस्पताल, पहले अस्पताल या डॉक्टर का प्रैक्टिस किराने का दुकान जैसा होता था। वो जाते थे, वो किराने का दुकान आपको पहचान जाता था, आपको क्या क्या लगता, आपको कोई ज्यादा। अभी मेडिकल प्रैक्टिस किराना का दुकान भी मॉल एंड सुपर मॉल हो गए हैं, तो मेडिकल प्रैक्टिस भी ऐसे ही हो गया है, बड़े अस्पताल, बड़े सुपर स्पेस। तो उसमें आपका थिंकिंग, आपका भी डॉक्टर्स का भी थिंकिंग स्ट्रीमलाइन नहीं होता है, एक उसमें सफाई नहीं आता है, वो भी, और पेशेंट पेशेंट भी घबरा जाता है। तो जो भी है, अभी हम एडवर्ड डी बोनो पे आ रहे हैं। तो एडवर्ड डी बोनो ने जैसे एक थिंकिंग सिखाता वो था, कोच था, वो थिंकिंग कोच था, थिंकिंग सिखाता था। उसका एक मेथड थिंकिंग सिखाने का मेडिकल लोगों के लिए था, डॉक्टर्स के लिए था, और वो बहुत ज़रूरी है। और वो खुद भी एक डॉक्टर था। वो एटलांटा का नहीं था, माल्टा, माल्टा का डॉक्टर था, और ओरिजिनल थिंकर था, और थिंकिंग कोच था। और जैसे मैंने पहले बताया, स्कूल के बच्चे से लेके कॉरपोरेट हाउसेस तक वो कोचिंग करता था। तो वो ह्यूमन बॉडी को एग्जाम्पल लिया कि आप सोचो कि आप एक ह्यूमन बॉडी है आपको,
ये मैंने एक लाया हूँ मैं, वो उसका किताब तो नहीं मिला। जैसे ह्यूमन बॉडी के ऊपर ये डीके का ही है, ये भी शायद बच्चे पढ़ते होंगे, तो मेरे पुराना मेरे को मिला ह्यूमन बॉडी के पार्ट्स वगैरह। तो ये देखिए, ये ह्यूमन बॉडी का ये मस्कुलर सिस्टम दिखा रहा है। ह्यूमन बॉडी मसल है, ये देखिए अलग अलग मसल है, अलग अलग। तो ह्यूमन बॉडी का बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। और ये स्केलेटल सिस्टम है, हड्डी वगैरह होता है, ढांचा होता है, पूरा स्केलेटल सिस्टम है, बोन्स है। तो आपको मालूम है, आपका हाई स्कूल का बायोलॉजी वाले को भी मालूम है कि ये स्केलेटल होता है। उसके ऊपर मसल्स होते हैं, मसल्स के ऊपर चर्बी होता है, फैट जिसको कहते हैं। फिर सबसे ऊपर अपना चमड़ी होता है, स्किन होता है, चर्म जो। तो ये आपका, और उसके अलावा क्या क्या होते हैं मेडिकल बॉडी में आपको मालूम है? ब्रेन भी होता है, ब्रेन, और उसके नर्व्स होते हैं, नर्वस सिस्टम होता है। तो अलग अलग सिस्टम होते हैं। देखिए कुदरत ने भी ऐसे बनाए हैं, अलग अलग बनाए हैं। और कुदरती ये पूरा नर्वस सिस्टम है कि सब को कनेक्ट करने के लिए। तो ये नर्वस सिस्टम है। फिर अलग अलग सेंसेस होते हैं, आई होते हैं हमको देखने के लिए, कान, फिर जो पांच सेंसेस कहते हैं, स्मेल होते हैं, टेस्ट होते हैं, टच होते हैं। तो उससे हम क्या करते हैं अपना, उससे हम अपने को, रेडार सिस्टम है हमारा, हम दुनिया में चलते हैं, नेविगेट करते हैं अपने आप को। और बाकी दांत, फिर सबसे ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, हार्ट है, सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो ये पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम है, ब्लड सर्कुलेशन होता है। ये सब आपको बायोलॉजी में पढ़ाते हैं, और काफी। तो इसके ऊपर एडवर्ड डी बोनो ने बनाया था, बताया था कि ये ह्यूमन बॉडी जो कुदरत है, उन्होंने ऐसे ह्यूमन बॉडी को जैसे बनाया है। आप अपने मेंटल जो स्टेट है, जब क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं, तो आप ऐसे ह्यूमन बॉडी के जितने सिस्टम्स है और जितने पार्ट्स है, उसका एक, उसी हिसाब से आप सोचे कि अलग अलग पार्ट का अलग अलग काम है। और अगर हम कोई मुद्दे को हम ऊपर कोई सोचते हैं, या कोई मुद्दे के बारे में हमको कोई कुछ बताता है, तो हमको इमीडिएटली देखना है कि ये कौन से पार्ट में फिट होता है ह्यूमन बॉडी का। क्योंकि ह्यूमन बॉडी में भी हर हर अंग या हर सिस्टम का अलग अलग ये है। कोई बहुत जरूरी है, कोई बिल्कुल, जो कि बिल्कुल बिल्कुल इधर से उधर नहीं होगा। कुछ चीजें थोड़ा ऐसे पैडिंग किया हुआ है, जो कि ओवर इंफॉर्मेशन है। कई बार ओवर इंफॉर्मेशन भी ज़्यादा हो रहा। तो उन्होंने कहा था कि देखिए, आप जो ह्यूमन का जो हड्डियों वगैरह है, स्केलेटल सिस्टम जिसको कहते हैं, स्केलेटन, उसको, वो किसी इंसान को जैसे देखते हैं तो सीधा आपके पास एक्सरे तो है नहीं, एक्सरे होने से आप उसका हड्डी देख सकते हैं। और आपके पास कोई ऐसा मशीन भी नहीं है कि वो जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है, उसको आपका अंदाजा नहीं लगा सकते। अभी तक तो ऐसा कोई मशीन नहीं है। पर ये मशीन है, हड्डी, समझिए कि एक चीज है जो कि ट्रूथ है, जो सच्चाई है, जो कि मुद्दा है बिल्कुल। किसी भी चीज का कोई नैरेटिव है, कोई कहानी है, या कोई इंफॉर्मेशन है, वो कितना सख्त है, स्केलेटल सिस्टम बिल्कुल स्ट्रांग रहता है, उसके ऊपर पूरी नींव रहती है, इमारत की नींव रहती है स्केलेटल सिस्टम। अगर स्केलेटल सिस्टम में कहीं कुछ सच्चाई, आप उसको सच्चाई के हिसाब से लेके, ये ट्रूथ है, हमको स्केलेटल सिस्टम को हम लेके चलेंगे ढांचा। ढांचा है, जैसे हमारे शरीर का भी ढांचा है, इसके अगर वो ढांचा अच्छा होगा तो बाकी चीजें, हमारे मसल्स है, हमारे ये है, हमारा पोस्चर है, हमारा पूरा हेल्थ ओवरऑल अच्छा रहेगा। तो हमारा थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग का जो रोबस्टनेस रहेगा, अगर हमारा स्केलेटल से हम स्टार्ट करेंगे थिंकिंग का, एक हम सोच रहे हैं कि थिंकिंग का भी हम ह्यूमन बॉडी जैसा एक हमने मॉडल बनाया, हमारा स्केलेटल स्ट्रांग होना चाहिए थिंकिंग का। तो उसको हम हार्ड फैक्ट्स ले सकते हैं, जो कि बिल्कुल डेटा बोल रहा है, जो कि बिल्कुल वेरीफाइड है, हार्ड फैक्ट्स है। जैसे वाइट हैट हमने बोला था पहले, तो वो हमारा, हमको कुदरत ने जो मनुष्य को बनाया है, उसके स्केलेटल सिस्टम से, स्केलेटन सिस्टम, हड्डी और अस्थि पंजर जो बनाया है, वो हमारा, हम उसको उसका नापतोल कर रहे हैं, वहां तक हमको पहुंचना है। ऊपर से उसके
चाहे वो इंसान हमको कोई इन्फॉर्मेशन दे, कोई एडवर्टाइजमेंट वाला दे, हमको इमीडिएटली सोचना कि ये हड्डी बोल रहा है, ऊपर से चर्बी है इसका, खाली अंदर हड्डी नहीं है, थोड़ा हड्डी है। या कोई हम लेख पढ़ रहे हैं या कोई आर्टिकल पढ़ रहे हैं, इसमें कितना हड्डी है और कितना। उसके बाद आपके हड्डी के ऊपर क्या है, हमने जैसे दिखाया था मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, जो मसल्स वगैरह बने थे, जो मांसपेशी बने थे, वो हो गए हमारा मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। तो वो हो गया हमारा, जैसे मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। ये देखिए, ये हड्डियों के ऊपर क्या है, मसल्स है। हड्डियों के ऊपर आपके मसल्स है। ये देखिए कितना आइडियल ह्यूमन बीइंग है। तो हमारा, अगर हमको धुंधला धुंधला हड्डियां दिख रहा है, या धुंधला धुंधला जो ट्रूथ है, मतलब सच है, जैसे साइंस में सच्चाई कुछ होता है और उसके ऊपर हम अंदाजा लगा लेते हैं। हमको डायरेक्ट सच्चाई मिल जाएगा तो कोई इसको करने की जरूरत ही नहीं है, खोज करने की। पर हम खोज क्या कर रहे हैं, वो अंदर की हड्डी को ढूंढ रहे हैं। एक्सरे नहीं है हमारे पास, पर हमारा थिंकिंग से हम लगा रहे हैं। तो हड्डियों के ऊपर क्या है, सबसे पहले मांसपेशियां है, मसल्स है। मसल से सॉलिड दोनों मिलके बहुत तगड़ा बेस बन रहा है, किस चीज का, हमारे अंदर का ढांचे का, जो सच्चाई है, अंदर की जो वजूद है, सही वजूद है, हमारा रूह है, सच्चाई की रूह है, वो उसका हमको, अगर हमारा जो हड्डी ठीक हो, फ्रेम ठीक हो। इसीलिए बच्चे को अच्छे से पोषण होना चाहिए, पर्टिकुलरली गर्ल चाइल्ड, उनकी हड्डियां मजबूत होनी चाहिए। और साइंस कहता है कि अगर हड्डियां बचपन में पोषण नहीं मिले, कैल्शियम नहीं मिले, तो एडल्टहुड में जाके उसको ऑस्टियोपोरोसिस होता है, हड्डियां टूट जाती है, फ्रैक्चर होता है, पेल्विस डिस्क ये नहीं होता है। तो ये एक ये है कि हड्डी सबसे मजबूत, और उसको और मजबूत के लिए हमारा मस्कुलर सिस्टम, मसल फ्लैश। तो वो हमारे थिंकिंग में कहाँ फिट होगा, थिंकिंग में हमारा फिट होगा कि हम, हड्डी तो कुदरती है, पोषण के ऊपर करता है। पोषण, आपको जो न्यूट्रिशन मिले और अच्छा खाए, तो हड्डी वगैरह बन जाता है, एक बार बन जाता है, ज़्यादा उसमें चीज। पर जो हमारा मसल होता है, उसको आप जितना एक्सरसाइज करोगे, जितना इस्तेमाल करोगे, उतने स्ट्रांग रहेंगे। और वो मसल में थोड़ा भी चर्बी कम होता है तो वो बहुत स्ट्रांग मसल होते हैं। तो इसको हम, अगर क्रिटिकल थिंकिंग मेडिकल साइड में करें, तो इसको हम कह सकते हैं ये हमारा एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है, कि हमारा कितना स्ट्रांग, अच्छे स्टडीज किए हैं, जिसको कि अंदर का हड्डियों को सपोर्ट कर रहा है। मान लो अगर हमारा गलत स्टडीज किए हैं, तो मसल हमारे उल्टे सीधे होंगे, इधर उधर खींचेंगे, हड्डियां को भी नीचे गिरा देगा, सच्चाई को भी ढाक देगा, या सच्चाई को भी छुपा देगा। और ये, हम अगर, जैसे ये साइंस में कंटिन्यूअसली सर्च होता है, सर्च खत्म नहीं होता है। तो जैसे जैसे सर्च करेंगे साइंटिस्ट, और अच्छे से करेंगे, अच्छे से डिसिप्लिन सर्च करेंगे, किसी के प्रभाव में नहीं आएंगे, किसी के जैसे इसमें नहीं आएंगे, तो उनकी मसल्स अच्छे स्ट्रांग होते रहेंगे। अगर वो रिसर्च करना बंद कर देंगे, तो वो मसल कमजोर हो जाएंगे। जैसे हमारे मसल, जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते उनके कमजोर हो जाते हैं, और एक मसल कमजोर होगा, एविडेंस कमजोर हो जाएगा। मेडिसिन में एविडेंस, मेडिसिन का एविडेंस कमजोर हो जाएगा। वो कमजोर होगा तो हड्डियां के ऊपर भी इधर उधर से खींचमतानी पर आएंगी, अलाइनमेंट खराब हो जाएगा, आपको सच्चाई भी कमजोर हो जाएगा। ये मतलब एक काल्पनिक ये मैं बना रहा हूँ मॉडल। और ये बायोलॉजी स्टूडेंट्स ये ऐसा सोचने का प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर बायोलॉजी लोग क्योंकि मैथमेटिक्स की तरफ जो जाते हैं, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम सॉल्विंग में थोड़ा बहुत क्रिटिकल थिंकिंग होता है, पर बायोलॉजी में पूरा इन्फॉर्मेशन है। तो इन्फॉर्मेशन को अगर आप अच्छे से हैंडल करेंगे, तो आपका क्रिटिकल थिंकिंग बहुत अच्छा डेवलप होगा। नहीं तो आपका कुछ समझ में नहीं आएगा, आपका इतना इन्फॉर्मेशन के साथ क्या करेंगे। तो आपको इमीडिएटली देखना है कि इसमें सॉलिड एविडेंस क्या है, जिसके पास कोई डेटा है, सबूत है, तभी वो मसल में आएगा। अगर सॉलिड नहीं है, वो मसल नहीं है, वो फैट है, चर्बी है। और आपका एक स्केलेटल हो गया, फिर आपका क्या हो गया, आपका मसल हो गया। मसल के ऊपर क्या होते हैं आपके,
चर्बी जमने लगता है। अगर आप लेजी हो जाते हैं तो चर्बी, तो ऐसे आप अगर मेडिकल साइंस आगे नहीं बढ़े, मेडिकल साइंस के रिसर्चर, और इसमें एक चीज मैं ये बताता था, जैसे मैंने बताया था एक्सरसाइज अच्छे से करने से अच्छा मसल बनता है। आजकल क्या होते हैं, कई लोग गलत अनैतिक तरीके से अपना मसल बनाने की कोशिश करते हैं। स्टीरॉयड इंजेक्शन ले लेंगे, कुछ ड्रग्स ले लेंगे, उसमें बहुत जल्दी मसल बन जाता है। ऐसा लगेगा कि बहुत अच्छा एविडेंस है, पर वो खोखला एविडेंस होता है। जैसे आजकल मैंने बताया कि अनैतिक तरीके से रिसर्च हो रहा है, शोध हो रहा है, फार्मा इन्फ्लुएंस से रिसर्च हो रहा है, फार्मा इन्फ्लुएंस से ये हो रहा है, तो उससे क्या है, बहुत जल्दी ऐसे बड़े बड़े मसल्स बन जाएंगे, या बहुत बड़े बड़े एविडेंस आ जाएंगे, बहुत बड़े बड़े। पर वो ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, वो बाद में जाके सडनली उसको साइड इफेक्ट्स चालू हो जाते हैं, ऐसे अगर इंजेक्शन लो तो। ऐसे अगर रिसर्च भी करते हैं तो वो रिसर्च ज़्यादा दिन नहीं चलता है, कभी ना कभी गलतियां पता चलती है, और पूरा का पूरा नीचे आ जाता है, हड्डियों के साथ नीचे आ जाता है, क्योंकि हड्डी कमजोर हो जाती है, जो मसल नकली मसल रहते हैं, तो जब वो कमजोर होते हैं। इसके बाद दूसरा तरीका है कि अगर आप एक्सरसाइज नहीं किए, दूसरा क्या होता है, आप एविडेंस नहीं कर रहे, क्योंकि मैंने कहा साइंस कभी खत्म नहीं होता है, उसको और अच्छे से अच्छा, जैसे मसल बिल्डिंग कभी खत्म नहीं होता है, वो जो मसल बनाता है अपना जिम रोज जाना पड़ता है उसको, तो हमको भी रोज रिसर्च करना है, रोज ज़्यादा मरीज देखना है, जो एक्स्ट्रा डेटा आएगा तो उसके साथ फिर सोचना है, फिर से नाप तोल करना है कि अभी एक्स्ट्रा डेटा के साथ। तो सिमिलरली वो मसल, उसको कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करना, व्यायाम करना है। अगर हम करना बंद कर देते हैं तो चर्बी जमने लगता है हमारे शरीर में, चर्बी ऐसे हमारे रिसर्च में भी चर्बी जमता है, और फिर कुछ लोग उसको लपेटना चालू कर देते हैं, फेंकना चालू कर देते हैं, कुछ भी बोलना चालू कर देते हैं। अक्सर एक्सपर्ट आते हैं अपने सब्जेक्ट को छोड़ के बाकी चीजों में सब लपेटते हैं, तो वो चर्बी है। वो शुरू शुरू में टेस्ट अच्छा लगता है चर्बी का, बाद में वो लॉन्ग टर्म में नुकसान करता है, बॉडी को कमजोर बना देता है, और सच्चाई अंदर अंदर छुपती रहती है, आपका स्केलेटल छुप जाएगा, आपके मसल के ये छुप जाएंगे, अंदर क्या है पता नहीं चलेगा, गोल मटोल आदमी चलेगा, तो उसका हेल्थ लॉन्ग रन अच्छा नहीं है। तो हमको चर्बी थोड़ा अच्छा है, क्योंकि थोड़ा चर्बी हमको चाहिए। तो जैसे हमारा हड्डी है, मांस है, थोड़ा चर्बी अच्छा लगता है, बॉडी को शेप देता है। तो हमारे साइंस में भी ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग में भी हमारा हड्डी और मजबूत होना चाहिए, मसल मजबूत होना चाहिए, थोड़ा सा चर्बी होना चाहिए। चर्बी मतलब थोड़ा सा हमको उसको पेश करना चाहिए अच्छी तरह। जैसे अगर आप बिल्कुल ही बटर फ्लैट बंद करोगे तो खाने में टेस्ट नहीं रहेगा। तो अभी अगर आपने खाली डेटा लगा दिया और खाली उसका एविडेंस लगा, उसका थोड़ा सा नरेशन करना है जो कि मसल के साथ जुड़ा हो चर्बी, उसको ऑप्टिमम अमाउंट, और ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो उससे आपका क्या हैगा, एक्सप्रेशन ठीक होगा, तो बाकी लोग समझ पाएंगे। तो थोड़ा चर्बी जरूरत है, पर यह देखना है कि चर्बी ज़्यादा तो नहीं है, कि अंदर मांस कुछ नहीं है, आप खाली फेंक रहे हो, और बहुत अच्छी तरह फेंक रहे हो, लपेट रहे हो, कुछ भी बोल रहे हो, उसके नीचे मांस नहीं है, हड्डी नहीं है, तो वो भी अनहेल्दी हो जाएगा, अनहेल्दी थिंकिंग हो जाता है। थिंकिंग को बीच बीच में ये लेना चाहिए कि भाई हमारा ये जो हम सोचे तो जा रहे हैं, जो बोल रहा है उसकी बात भी सुन रहे हैं, पर इसमें कितना मांस है, कितना सॉलिड एविडेंस है, और कितना ट्रूथ की तरफ है, स्केलेटल की तरफ है, हड्डी की तरफ है। तो ये एक हो गया आपका फैट। उसके ऊपर क्या है, आखिरी में क्या है, सबसे ऊपर स्किन होता है। स्किन अक्सर देखा जाए तो सबसे बड़ा ऑर्गन होता है। और स्किन क्या होता है आपका, जैसे आप कोई आर्टिकल लिखते हो, उसमें फोटो अच्छा बनाया, उसका फॉर्मेटिंग अच्छा किया, तो अट्रैक्शन हो जाता है, लोग पढ़ते हैं। तो आपने अगर कोई अपना रिसर्च किया या थिंकिंग किया, थिंकिंग के आपने जो कन्वे किया, एक तो चर्बी होता है उसमें, आप एक प्रकार से उसमें थोड़ा ऐड करते हैं, फिर उसको थोड़ा और अच्छी तरह वर्ड्स यूज करें उसको। तो थोड़ा वो, आप अगर अपने बोल रहे हैं, किसी को समझा रहे हैं, तो उसके अगर वर्ड्स का जो सिलेक्शन है, अच्छे वर्ड्स है, और अगर आप उसको आर्टिकल छपा रहे हैं अच्छा, उसमें आपके अच्छे पिक्चर्स हैं, आपका फॉन्ट अच्छा है, आपका रीडेबल है, फॉर्मेटिंग ठीक है, अट्रैक्टिव है, तो वो हो गया स्किन। इम्पोर्टेंट है वो, पर कहते हैं ना, ब्यूटी इज स्किन डीप नहीं है, और स्किन के नीचे भी देखना है, उससे आपको अट्रैक्ट हो जाता है। जैसे आपने अच्छा मेकअप किया, अच्छे कपड़े पहने, वो आपका, या आपका स्किन बहुत अच्छा है, स्किन का केयर किया, मेकअप किया, ये किया,
कॉस्मेटिक्स लगाया तो आप अट्रैक्ट हो जाते हैं। पर उसके आगे वो भी जरूरी है, अट्रैक्ट होने के बाद फिर लोग आपसे बातचीत करेंगे, नहीं तो लोग ऐसे ही निकल जाएंगे। उसके बाद आपके पास नीचे मसल भी होना चाहिए और स्केलेटल भी आपके थिंकिंग में, मैंने थिंकिंग ठोस होना चाहिए। नहीं तो वो थोड़े दिन बात करके समझ जाएंगे कि ये स्किनी है खाली इसने। तो आपका थिंकिंग में ये जरूरी है। जो स्किन का जैसे हेल्थ अच्छा जरूरी है, पर वो काफी नहीं है। एक्चुअल जो चीज सबूत रहता है, जो साइंस रोबस्ट होता है, स्किन होगा टू मेक इट प्रेजेंटेबल, रीडेबल, समझ में आना चाहिए, पर उसके नीचे चर्बी मिनिमम हो, एडिक्वेट हो। है भी नहीं, बिल्कुल चर्बी नहीं होने से भी वो रिसर्च ठीक से समझ में नहीं आता लोगों को, अच्छे से समझाया हो। पर जरूरत से ज्यादा अगर वर्ड्स एंड सेंटेंस यूज किया जो कि मांस के साथ जुड़ा नहीं है, हड्डी के साथ जुड़ा नहीं है, मतलब वो एक्स्ट्रा फैट है। जैसे हमारे इंडियंस का फैट डिपॉजिट हो जाता है अपने, थोड़ा फैट मसल के आजू बाजू, ठीक है लुब्रिकेशन फंक्शनिंग के लिए, पर हमारे ऑर्गन के चारों तरफ हो जाता है ऐसा फैट हमारा थिंकिंग में भी आ जाता है, जिसका कोई नहीं। हम व्हाट्सएप में सुन ले, ऐसे सुन ऐड हो गया, फैट हो गया, उसको हमको देखना है कि उसमें मांस है कि नहीं, उसमें हड्डी है कि नहीं। और ऐसा हमको, तो ये तो हो गए हमारे चार कुछ हमने बताए, स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, फैट बॉडी का, स्किन बताया। उसके अलावा आपके क्या है कि एक होता है सर्कुलेटरी सिस्टम, बॉडी में ब्लड फ्लो होता है। हार्ट मालूम है, हार्ट वो आप सोच सकते हैं हमारे इमोशंस है, वो इम्पोर्टेंट है वो। हमारे थिंकिंग में भी इमोशंस से क्या होता है कि हमारे एक तो इमोशंस के कई तरीके से होते हैं, डर जाते हैं, थिंकिंग ये होते हैं, तो ब्लड फ्लो होता है ऑटोनॉमिक, कई बार आउट ऑफ कंट्रोल भी हो जाता है। जैसे हम आप देखेंगे, आप एग्जाम के पहले जाते हैं तो आपका ब्लड ये होता है, आपका हार्ट बीट बढ़ जाता है, आपका ये बढ़ जाता है, आपको बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है, तो वो बॉडी इज रिएक्टिंग, थोड़ा स्ट्रेस हो जाता है। तो ऐसा थिंकिंग में भी थोड़ा स्ट्रेस जरूरी है, और थोड़ा स्ट्रेस कहते हैं बॉडी के लिए भी जरूरी है। आपका क्या है, भागने का शक्ति मिलता, या तो डरने का शक्ति मिलता, फ्लाइट ऑफ फाइट, या फ्लाइट, भागने का शक्ति या लड़ने का शक्ति, फाइट, फाइट और फ्लाइट। फ्लाइट यानी भागना, फाइट यानी लड़ना। लड़ने की शक्ति भी मिलता है जब आपका ये थोड़ा ऑटोमेशन होता, तो तब आपको शक्ति आ जाती है, अंदर की शक्ति आती है, उससे आप एग्जाम अच्छे से दे सकते हैं। अगर बिल्कुल ऑटोमेटिक सिस्टम नहीं है तो आप इतने लेजी हो जाएंगे, तो आपका माइंड भी ठीक से काम नहीं करेगा, हल्के कैजुअली ले लेंगे। या आप कहीं गाना गाने जाएंगे तो उसमें वो जान नहीं रहेगा, थोड़ा सा ये होना मांगता। तो इसीलिए सर्कुलेटरी सिस्टम इम्पोर्टेंट है, थिंकिंग में भी इम्पोर्टेंट है। थिंकिंग में आप कैसे कर सकते हैं कि डिबेट से, विवाद से, जिसका दूसरे का मत दूसरा है तो उसको भी बोलने का मौका दीजिए, क्योंकि वो कुछ एक्सटर्नल स्टिमुलेशन से ही हमारा सर्कुलर सिस्टम आगे पीछे होता है, और उससे थोड़ा बॉडी को फायदा। बहुत ज्यादा झगड़ने से कोई फायदा नहीं है, मैं पहले भी बताया। तो थोड़ा झगड़ा जरूरी है, थोड़ा डिबेट जरूरी है। और डिबेट क्या होना चाहिए, अगला डिबेट करे उसको भी बताना कि आप ये हमको मसल बताओ, स्केलेटल बताओ, ज्यादा फैट थोड़ा बताओ, ज्यादा नहीं। तो वो भी समझ जाएगा कि कैसे सोचना है। अच्छे साइंटिस्ट ऐसे सोचते हैं। तो उससे भी हमको सर्कुलेटरी सिस्टम भी जरूरी है कि चारों जितने भी विचार हैं अलग अलग, वो पूरे फैलना चाहिए, हमारे समाज में फैलना चाहिए। सर्कुलर ब्लड पूरे जगह फैलता है, और कई तरीके के नलियाँ खुल जाती है, तो हमारा थिंकिंग का भी नलियाँ खुल जाएगा। हम अकेले ही पड़े हैं तो नहीं, अगले से ये करने से हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम जैसे चारों तरफ खून फैलाता है, हमारे को आइडियाज मिलेंगे, आइडियाज फैलेंगे। और फिर फाइनली क्या होता है, हमारा नर्वस सिस्टम होता है पूरा सबको कोऑर्डिनेट करता है, जिसको हमने पहले सिक्स हेड में ब्लू हेड कहा था। तो हमारा नर्वस सिस्टम जैसे भी हमको क्रिटिकल थिंकिंग, हमने पहले सोचा कि इसमें क्या मुद्दे वाली बात क्या है, इसकी हड्डियां क्या है, स्केलेटल क्या है, वो एक ढांचा है। उसके ज्यादा इधर उधर जाना मतलब आप बहुत ज्यादा आप सच्चाई के बिल्कुल बाहर जा रहे हो। तो उसके बीच में हमको मसल क्या है, उससे हमको एविडेंस मिलेगा। उसके ऊपर हमको उसको कम्युनेट किया, वो थोड़ा फैट है, पर बहुत ज्यादा फैट है, मतलब वो अंदर का सच छुप रहा है। थिंकिंग में हम आलतू फालतू नहीं सोचे, जो मुद्दा है उसी में सोचने का है। एट अ टाइम प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो प्रॉब्लम है वो हड्डी है, उसके दाएं बाएं ज्यादा जाना नहीं है। उसी के चारों तरफ मसल इकट्ठा करना, वही प्रॉब्लम से रिलेटेड। उसके बाद उसी के बारे में कुछ आपको पेश करना है, जो फैट उसी के साथ लगा होना चाहिए, एक्स्ट्रा फैट नहीं होना चाहिए।
उसके बाद उसको अच्छे से डायग्राम साइग्राम क्लैरिटी, वो आपका स्किन हो गया। फिर इधर उधर आपने बात किया, इसके ऊपर विवाद किया, वो सर्कुलेटरी सिस्टम भी आपने इंक्लूड किया। उसके बाद आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वो पूरा कोऑर्डिनेट करता है कि ये सब कुछ किया कि नहीं किया हमने। वो पूरा मास्टर ऑर्केस्ट्रा है, तो वो ये सब इसी को ये करता है, इसी तरफ बोलता है कि अभी इस तरफ सोचना है, अभी आपको हड्डियों की तरफ सोचना है, अभी मसल की तरफ सोचना है, मसल एविडेंस की तरफ सोचना है, अभी आपका उसको अच्छे से ये करे, फैट की तरफ सोचना है, पर ज़्यादा फैट भी नहीं होना। वो नर्वस सिस्टम उसको सेंसर करेगा कि ज़्यादा फैट हो गया, निकालो इसको। और फिर आपका कैसे आपने कपड़े पहने, कैसे उसको मेकअप किया, वो भी, पर ज़्यादा मेकअप भी नहीं, पर क्योंकि उसके नीचे भी कुछ होना चाहिए। फिर इसके अलावा अलग अलग आपके, ये तो सिस्टम्स हो गए। उसके बाद आपका अलग अलग ऑर्गन होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, फिर हार्ट होता है, फिर किडनी होता है। तो ये अपने अपने काम में स्पेशलिस्ट होते हैं। तो जैसे आजकल अस्पताल में कई स्पेशलिस्ट हो गए, तो अभी कई स्पेशलिस्ट हो गए, तो उसमें ये प्रॉब्लम और आ रहा है। तो इसीलिए और डॉक्टर्स को थिंकिंग जरूरत है कि मैं तो किडनी स्पेशलिस्ट हूँ, मैं किडनी लेके बैठा हूँ, पर हम बॉडी में दूसरे ऑर्गन भी हैं, हार्ट भी है, उसके बारे में भी सोचना है, फिर हमारा गट के बारे में भी सोचना है, फिर लंग्स के बारे में अभी क्या अलग अलग हो गए, पर बॉडी को मिलाना है। इसीलिए एक एक हर डॉक्टर को थिंकिंग डेवलप करना चाहिए अपने एरिया के। अगर ऑर्गन वही लेके बैठ गया, किडनी वो मैं काम करूंगा, मेरे को कोई मतलब नहीं है हार्ट काम कर रहा कि नहीं, तो इससे क्या है, फ्रैगमेंट हो गया साइंस। जो आर्ट जो है, आर्ट ऑफ मेडिसिन के फ्रैगमेंट हो गया, और साइंस क्या हो गया, साइंस फ्रैगमेंट हो गया। आर्ट तो लॉस ही हो गया। आर्ट वही है कि पूरे सबको मिलाना, बॉडी जैसे होलिस्टिक है, एक बॉडी आपका, वैसा आपका थिंकिंग होलिस्टिक होना चाहिए। जब आप मरीज को देखते हो, पूरे बॉडी को देखो, उसके पास इतने सिस्टम है, तो आपका थिंकिंग भी वही सिस्टम होना। बेशक आप सुपर स्पेशलिस्ट हो, आप किडनी के डॉक्टर हो, पर आपको पूरे बॉडी को सोचना है कि किडनी से भी कनेक्शन क्या है, बाकी बॉडी के काम कर रहे हैं कि नहीं। पहले जनरल प्रैक्टिशनर होते थे, कम से कम वो थोड़े थोड़ा पूरा बॉडी का जल्दी से देख लेते थे। जो जनरल प्रैक्टिशनर होता है, आपके पास कार आप सर्विसिंग में ले जाते हैं, एक कोई जनरल इंजीनियर देखता है, पूरा कार का देख लेता है वो, उसके बाद देखता है कि इसमें कार्बोरेटर में प्रॉब्लम है, तो कार्बोरेटर वाले को भेजेगा, फिर इसको भेजेगा। पर हम आजकल क्या है, डायरेक्ट पेशेंट चले जाते हैं कार्बोरेटर वाले के पास। हो सकता है कार्बोरेटर का ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो, बॉडी का दूसरे कोई पार्ट का हो, उससे कार्बोरेटर में प्रॉब्लम हो रहा है। अगर मैकेनिकल मॉडल भी करें ना, उसमें भी ये बिगर कॉमन सेंस के कई बार मेडिकल प्रैक्टिस हो जाता है, क्योंकि जिसके पास जाएगा वो उसी नज़रिए से सोचेगा। अगर वो हड्डी वाले के पास जाएगा, ऑर्थोपेडिक वाले को खाली हड्डी देखेगा वो, बाकी चीजें देखेगा नहीं, हार्ट को नहीं देखेगा, इसको नहीं देखेगा, हो सकता है उसमें ज्यादा ही है। तो ये एक प्रकार का और एक मॉडल ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग है, जो कि मेडिकल एंड अलाइड प्रोफेशंस को काम करे, और हर बायोलॉजी स्टूडेंट्स और इवन बाकी लोगों भी को भी है। बाकी हम हमारे खुद के सेल्फ डिसिप्लिन के लिए भी है, कि हमको जैसे थिंकिंग स्ट्रांग हो, और हमारा बॉडी भी स्ट्रांग होगा। और हमारा थिंकिंग स्ट्रांग होगा तो हम अपने बॉडी में भी चर्बी, अपने दिमाग में भी चर्बी जमने नहीं देंगे, बॉडी में भी चर्बी देखने देंगे। और वही पहले होता था, जो हमारे पुराने एंशिएंट सिस्टम्स थे, योगा वगैरह थे, वो माइंड थिंकिंग कंट्रोल, माइंड कंट्रोल से अपने आप बॉडी होलिस्टिक हेल्थ। तो अभी थोड़ा इसका ज़रूरत ज़्यादा है, क्रिटिकल थिंकिंग का भी ज़्यादा ज़रूरत है, और होलिस्टिक हेल्थ का भी ज़्यादा ज़रूरत है। आज इतना ही कहना था, धन्यवाद।